बन सहारा बेसहारों के लिए, बन किनारा बेकिनारों के लिए, जो जिए अपने लिए तो क्या जिए, जी सके तो जी हजारों के लिए। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी और आपने देखना शुरू कर दिया है हमारा खास शो सत्य की विजय, यानी सिर्फ सच। यहाँ ना किसी का एजेंडा है और ना ही हो हल्ला। 100% रिसर्च के आधार पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं। आणि इतकी वर्ष संधी मिळाल्याच्या नंतर आणखी लोकसंघाच्या समाजाची भूमिका मी काही कधी घेणार नाही आणि त्यामुळं तुम्हाला अस्वस्थता कदाचित वाटेल, पण मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावर निवडणूक करायचा निर्णय आज घेतलेला आहे. मायावतीचे, मुलायमचे, काँग्रेसचे माजी मंत्री सगळे आले होते आणि त्यांनी सांगितलं, साहेब तुम्ही जे आहे नेतृत्व करा. राज्यसभा सांसद और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से रिटायर होने का फैसला कर लिया। पवार हमेशा से ही महाराष्ट्र की राजनीति और उसके बाहर अपनी सक्षम मजबूत उपस्थिति साबित करते रहे। उनके राजनीतिक करियर को 5 दशक से ज्यादा का समय हो चुका है। छात्र राजनीति से लेकर 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने तक और केंद्र सरकार में 2 बार प्रमुख मंत्री रहने के बाद पवार की सियासी रणनीति को शतरंज की चालों के बराबर ही आंका। चलिए आपको आज के महाराष्ट्र की राजनीति के पूरे घटनाक्रम से अपडेट कराते हैं कि खबर क्या है। आज की खबर है कि एनसीपी अध्यक्ष ने शरद पवार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 24 साल तक वो लगातार इसके अध्यक्ष रहे हैं। एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। शरद पवार ने कहा कि मैंने सिर्फ इस्तीफा दिया है, बाकी काम करता रहूंगा, यानी राजनीति से संन्यास नहीं ले रहे और मैं पार्टी का काम करता रहूंगा। कभी कभी ऐसे फैसले लेने होते हैं, ये तो एक ना एक दिन होना ही था, अजीत पवार ने कहा। अजीत पवार उनके भतीजे भी हैं, एनसीपी के सबसे पावरफुल लीडर्स में से भी हैं। उन्होंने कहा कि कभी ना कभी, यानी एक ना एक दिन तो अध्यक्ष पद उनको छोड़ना ही था। छगन भुजबल जो दूसरे नेता हैं, उन्होंने कहा कि कोई कमेटी मंजूर नहीं, पवार ही हमारी कमेटी, पवार ही नेता। ये छगन भुजबल हैं जो नेता रहे हैं एनसीपी के, उन्होंने उनकी सेवा में कहा है शरद पवार साहब के लिए। जयंत पाटिल एक और एनसीपी के नेता, उन्होंने कहा कि आपके बिना काम करना मुश्किल, बिना पवार के हम जनता के पास कैसे जाएंगे, ये जयंत पाटिल का कहना है। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने, आपको याद हो, 17 अप्रैल को कहा था कि 15 दिन में महाराष्ट्र की राजनीति में 2 बड़े विस्फोट होंगे। बयान के ठीक 16वें दिन यानी 2 मई को 82 साल के शरद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से छोड़ने का ऐलान कर दिया। शरद पवार ने इस्तीफे में लिखा, मेरे साथियों, मैं एनसीपी के प्रेसिडेंट का पद छोड़ रहा हूं, लेकिन सामाजिक जीवन से रिटायर नहीं हो रहा। लगातार यात्रा मेरी जिंदगी का अटूट हिस्सा बन गया है। मैं पब्लिक मीटिंग और कार्यक्रमों में शामिल होता रहूंगा। चलिए अब आपको पिछले दिनों में शरद पवार के बड़े बयानों को बताते हैं जो चर्चा में रहे। शरद पवार साहब के पिछले दिनों के बड़े बयान रहे जो चर्चा में रहे। अभी पिछले दिनों ही उन्होंने कहा था कि रोटी पलटने का वक्त आ गया है, रोटी बदली नहीं जाए तो जल जाती है। इस बयान को लेकर भी काफी हंगामा हुआ था, काफी कयास लगाए गए थे। एक और बयान उनका रहा जिसमें उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी, जो कि महाराष्ट्र के विपक्षी दल संगठन है, कि कल रहेगी या नहीं रहेगी पता नहीं है। एमवीए में आपको याद हो एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना है। अगर कोई एनसीपी से अलग होगा तो ये उसकी रणनीति है। इसको लेकर भी अलग अलग तरीके के कयास लगाए गए कि कौन बात कर रहा है। कुछ लोग अजीत पवार की चर्चा कर रहे थे। कोई पार्टी तोड़ेगा तो सख्त एक्शन लेंगे, ये भी शरद पवार ने कहा। तब भी अजीत पवार पर निशाना बनाया गया था। शरद पवार 1999 में एनसीपी के गठन के वक्त से राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। पिछले साल उन्हें 4 साल के लिए अध्यक्ष चुना गया था। अब पवार के अध्यक्ष पद के इस्तीफे के ऐलान के बाद कई राजनीतिक मायने निकाले चल रहे। चलिए आपको पवार के इस्तीफे के पीछे क्या बड़े मकसद होते हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं। इस्तीफा क्यों दिया, इस पर चर्चा है कि पार्टी के अंदरूनी खींचतान को रोकने के लिए पवार ने ऐसा फैसला किया होगा कि पार्टी में जो इन दिनों इनफाइटिंग चल रही है, बगावती सुर के बीच अपनी ताकत परखना चाहते हैं कि यदि कुछ लोग बगावत कर रहे हैं तो उस समय उनको लगता है कि क्या पवार की कमान मजबूत है कि नहीं, इसकी भी चर्चा हो सकती है। और परिवार के विवाद को समय से पहले खत्म करना,
कि उत्तरदायित्व किसको मिलेगा, कौन उत्तराधिकारी होगा, ये जिम्मेदारियों को भी तय वो करना चाहते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए नए गठबंधन का रास्ता भी खोलना चाहते हैं, ऐसा भी कयास लगाए जा रहे हैं। शरद पवार के इस्तीफे के ऐलान के बाद एनसीपी नेता अजित पवार, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले की क्या प्रतिक्रिया रही वो आपको सुनवाते हैं, फिर चर्चा शुरू करेंगे। की पवार साहेब अध्यक्ष नाही म्हणजे पक्षामध्ये नाही अशातला भागच येत नाही। आज काँग्रेसमध्ये अध्यक्ष खरगे, पण काँग्रेस चालली सोनियाजींच्याकडे बघून। त्याच्यामुळं पवार साहेबांच्या आत्ताचा वयाचा विचार करता साहेबांशी आणि सगळ्यांशी चर्चा करून एका नवीन नेतृत्वाकडे आपण जी जबाबदारी देऊ पाहतोय ते नेतृत्व साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली पार्टीचं काम करेल। ये उनका व्यक्तिगत फैसला है और राष्ट्रवादी कांग्रेस का एक आंतरिक मामला है और इस समय उसके ऊपर चर्चाएं भी चल रही है, मंथन भी चल रहा है और पार्टी किस निर्णय तक जा रही है इस बारे में हमें कोई अंदेशा भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर अभी बात करना ये बहुत प्रीमेच्योर होगा, इसलिए मैं अभी इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हम परिस्थिति पर नजर रख के है, उचित समय पर इस पर बोलेंगे। शरद पवार जी ने जो आज उनके पद से, उनके अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है, वो किस कारणवश दिया है ये तो बताना मुश्किल है। जो मीडिया में अजीत दादा पवार के बारे में जो आता था या उनके परिवार में कुछ हो या उनकी तबीयत के बारे में हो, ये बात अभी बताने का कोई मतलब भी नहीं है। महाराष्ट्र और देश की राजनीति को प्रभावित करने वाले शरद पवार के अपनी बनाई एनसीपी पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद आज के सवाल है कि क्या शरद पवार के इस्तीफा देने से देश की राजनीति पर कोई बड़ा फर्क पड़ेगा? पवार के इस्तीफे के बाद महाविकास अघाड़ी का क्या होगा और क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ एनसीपी कदम बढ़ा रही है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुदेश वर्मा साहब, एनसीपी के प्रवक्ता ब्रजमोहन श्रीवास्तव साहब और शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता किशोर तिवारी साहब। कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन साहब भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ने वाले हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। श्रीवास्तव साहब, आप सबसे वरिष्ठ भी हैं और इस मुद्दे से बहुत करीब से जुड़े हैं, थोड़ा समझाइए पहले कि क्या हुआ क्या? देखिए, जो हुआ है वो तो पूरा समूह के सामने है। उस पर आदरणीय शरद पवार जी ने अपनी जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है उसका एक सेकंड पार्ट रिलीज किया है और उसमें उन्होंने सारे लोगों को बुलाया था। वहाँ उन्होंने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा कि मैं 1 मई 1960 से लगातार सार्वजनिक जीवन में हूँ, राजनीतिक जीवन में हूँ और आज का दिन है इसको पूरे करीब 63 साल हो गए। तो मैं अपनी उम्र को देखते हुए अब चाहता हूँ कि पार्टी में नया नेतृत्व दूँ। ये उन्होंने अपनी बात कही है, क्योंकि ये बात अचानक कही गई थी और इसके पहले ये बात उन्होंने किसी के साथ शेयर नहीं की थी। तो निश्चित रूप से इसको सुनकर वहाँ पे जितने पार्टी के नेता थे, जितने हमारे कार्यकर्ता थे, वो सारे लोग एकदम से अपने आप को असहाय महसूस करने लगे और उसका जो प्रतिक्रिया थी, उस प्रतिक्रिया की अवधि में सभी ने ये बात उनसे विनयपूर्वक कही कि आप अपने फैसले पे पुनर्विचार करिए, आज अभी आपके इस्तीफे देने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस समय पवार साहब ने इस बात से इनकार कर दिया और वो अपने कोठी पे चले, अपने मकान पे पहुंच गए। वहाँ उसके बाद फिर हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता लोगों ने उनसे चर्चा की, बातचीत हुई है। उसके बाद से जो परिणाम सामने आया, जो आदरणीय अजीत पवार साहब ने बताया प्रेस को भी, कि पवार साहब ने ये कहा है कि मुझे 2-3 दिन का आप समय दीजिए, जिससे कि मैं इस मुद्दे पे और एक बार गहन विचार विमर्श कर सकूं, उसके बाद मैं फैसला लूंगा। देखिए कि ये जो सारा मुद्दा है, इस मुद्दे से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता व्यथित जरूर हैं, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि हम सब लोग आदरणीय शरद पवार जी के नेतृत्व में विश्वास करते हैं और उनका जो कद है वो खाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में नहीं है, उनका व्यक्तित्व इससे भी बड़ा है। अगर वो अध्यक्ष ना भी रहें तो भी ये नहीं हो सकता कि वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नीति और राष्ट्रवादी की पार्टी का जो कार्यक्रम है उसको उस पर कोई अनदेखा कर सकता है या देश की राजनीति में आदरणीय शरद पवार जी को कोई इग्नोर कर सकता है। श्रीवास्तव साहब, इसमें 2 बातें समझने की है मुझे आपसे।
एक तो ये कि जो लोग कह रहे हैं कि क्या ये पार्ट ऑफ सक्सेशन प्लान है शरद पवार साहब का, कि अब वो जिम्मेदारी किसे सौंपे, क्योंकि उम्र के हिसाब से तकाजा होगा, या फिर पार्टी में जो बगावत चल रही है, इनफाइटिंग चल रही है, ऐसा लोग कहते हैं, उसको कंट्रोल करने का एक तरीका पवार साहब का अपना स्टाइल है, वो उसका नतीजा है ये। विजय भाई, बगावत जैसी कोई चीज नहीं है। प्रश्न उठता है कि पार्टी में बगावत होगी किसकी। आप देखिए कि महाविकास अघाड़ी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मुख्य भूमिका में है और आदरणीय अजीत पवार साहब 126 विधायकों को लेकर नेता प्रतिपक्ष हैं महाराष्ट्र की विधानसभा में जी। अब मुद्दा आता है कि बगावत की जरूरत क्या है, जब हमारे जो रैलियां हो रही हैं उनमें लाखों लोग आ रहे हैं। इधर अभी जो हाल के इलेक्शन हुए उस इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी फोका सरकार पूरी तौर से परास्त हो गई और ऐसी कोई स्थिति नहीं है अभी जहां महाविकास अघाड़ी को या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगे कि हम आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती नहीं दे पाएंगे जी। बहुत स्पष्ट है कि महाराष्ट्र में तीनों महाविकास अघाड़ी के तीनों घटक पूरी शक्ति के साथ भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने में सक्षम है और ये सामने दिख रहा है। तो अजीत पवार साहब जैसा नेता या हमारी पार्टी का कोई और भी नेता ऐसी स्थिति में ऐसा क्यों कोई फैसला लेगा जिससे कि लगे कि जो चीज हो नहीं सकती है। तो जब हमारे पास वहां पे शक्ति है, जब जन समर्थन हमारे हाथ में है, हम क्यों किसी के साथ अलायंस करेंगे और क्यों कहीं और जाएंगे। ठीक है, इस पर चर्चा जारी रखेंगे। आपने ही अपने बातचीत में, आपके बयान में 3 बार अजीत पवार साहब का नाम लिया, मैंने नहीं लिया था कि बगावत की बात जब आई। खैर, इस पर चर्चा आगे करेंगे कि कौन हो सकता नहीं हो सकता। किशोर तिवारी साहब, शिवसेना जो आज एनसीपी देख रही है, एनसीपी में जो कुछ हुआ, ऐसा सब कुछ शिवसेना झेल चुकी है अभी पिछले दिनों में और पार्टी टूट गई उस बगावत की वजह से। क्या आपको लगता है एनसीपी का हश्र वही होने वाला है? और दूसरा, जो खुद पवार साहब ने कहा था कि महाविकास अघाड़ी कल रहेगी या नहीं रहेगी पता नहीं, दोनों चीजों पर आपका कमेंट देखें, फिर सुदेश जी से समझूंगा मैं कि क्या कर रहे हैं वो खेल। नहीं, बीजेपी तो चाहती है कि प्रादेशिक पार्टियां समाप्त हो जाए और वैसे वो खेल खेलते रहते। और उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस से तो वो 72 घंटे वाली सरकार एक बार बना भी थी, लेकिन अजीत पवार जी को शरद पवार जी ने सब मनवा के सब लेके आ गए थे। तो शरद पवार जी का 83 साल का उम्र, 60 साल का सामाजिक जीवन, तो हो सकता है उन्होंने सक्सेशन प्लान भी बनाया हो और उनके पार्टी में नए एग्जीक्यूटिव को लाकर नए एग्जीक्यूटिव से वो काम भी करवाना चाहते हैं। तो एक अच्छी चीज है ना, क्या गलत हो रहा है मुझे तो समझ में नहीं आता। लेकिन उनके कार्यकर्ताओं को अचानक ये चीज आई तो थोड़ा सा उनको लगा, लेकिन उन्होंने क्लियर किया है कि मैं सक्रिय राजनीति में भी रहूंगा और पार्टी के सब कार्यक्रम में भी आऊंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं अभी 3 साल तो मुझे, विजय जी उनको राज्यसभा के भी बाकी जी। तो कोई भी आदमी अपनी एज भी एक रहती है और दूसरी उन पे जवाबदारियां अभी आ गई है 24 के चुनाव की, उनको सारे विपक्ष को एक लाना है। तो उनके पार्टी के एग्जीक्यूटिव रहते हुए वो तो डे टू डे नहीं कर सकते ना जी। दूसरी आपने बात की जो आप विजय श्रीवास्तव साहब को बड़े इससे पूछ रहे थे, तो ये बीजेपी वालों ने ही मीडिया में बात उठा के रखी है कि छोड़ के आ रहे। और बेचारे अजीत पवार मुझे नागपुर में मिले तो मैंने उनको पूछा भी कि यार तुम्हारे पे क्या बात आती है। अरे मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मैं मिलता हूँ, मैं बोलता हूँ, मेरी स्टाइल है बात करने की। लेकिन ना ये जो भीड़ दिख रही है, नागपुर की भीड़ उन्होंने बताई करीबन 4 से 5 लाख लोग थे। वो बोले ये भीड़ जब दिख रही है और इतना उत्साह है तो कौन आदमी गलत डिसीजन लेगा। अभी 5 साल 19 में जो था तो 5 साल बाकी थे, वहां पे नए चुनाव हुए थे। अब तो 6 महीने के बाद आचार संहिता लगने वाली लोकसभा की, उसके बाद चुनाव है। तो ऐसा कोई डिसीजन पॉलिटिकली नहीं ले सकते। ठीक है। लेकिन अब वो सुप्रीम कोर्ट का विजय जी एक निकाल आने वाला है जिसके अंदर जो शिंदे गठ है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर होने को जा रहा है। तो बीजेपी हाथ मार रही है क्योंकि बीजेपी को एक दिन भी सत्ता के बिगर रात को नींद नहीं आती। ठीक है। सुदेश जी, पैनलिस्ट है, इनको मैं पहली बार मिल रहा हूँ
तो मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ, लेकिन गलत समय पे आप ये पार्टी में आए। 10 ठीक है। साल की निकम्मी सरकार के बाद अब वो बदलने की जिम्मेदारी हमारे पास है। तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आप विपक्ष के नेता बन के अच्छे से डिबेट करना। ठीक हाँ? है। नहीं तो सुदेश जी, क्या आचार्य प्रमोद कृष्णम जुड़े हैं हमारे पास, तब तक उनका इंतजार हम करते हैं। सुदेश जी, दो बातें हुई, एक तो ये कि आपको प्रादेशिक पार्टियां, रीजनल पार्टी पसंद ही नहीं है, आप जहां देखते हैं उसको खत्म करते हैं। बहुत सारे उदाहरण है, इसलिए आप सबको जानते हैं, इसकी चर्चा नहीं कर रहे। दूसरा, जो तिवारी साहब बता रहे क्या खेल करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, क्या है, क्या थोड़ा सब आज गेम प्लान समझना चाहता हूँ मैं सबका। देखिए, सबसे पहले तो शरद पवार जी बहुत सीनियर नेता रहे हैं जी, और पूरे देश की राजनीति में उनका बहुत बड़ा चिन्ह छाप रहा है जी, इसलिए उनके खिलाफ कोई एक शब्द नहीं बोलूंगा जी। लेकिन राजनीतिक परिदृश्य पे बात सर, करूंगा। ऐसा ही आपने बादल साहब के लिए कहा था, ऐसा ही आपने नीतीश कुमार जी के लिए कहा था। बादल साहब सदीय थे, सदीय रहेंगे हमेशा, जी, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया पंजाब के। ठीक है, ठीक है। देखिए, लेकिन जो ये वाकया हुआ है एक्चुअली इनका अंदरूनी मामला है जी, क्यों हुआ है तो शरद पवार जी बताएंगे। अगर कयास आप लगाएं तो क्या ये इस्तीफा वापस ले लेंगे, क्या इस्तीफा कोई प्रेशर टैक्टिक्स है, या क्या ये इस्तीफा अपने आप को नेशनल लेवल में प्रोजेक्ट करने का एक तरीका है। देखिए, ये क्राइसिस सारे पार्टी को झेलना होगा जो इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है, जो एक तरह से वन मैन बेस्ड पार्टी है, फैमिली बेस्ड पार्टी। हाँ, इस सवाल आप उस टेक्निक के अलावा जो हमारे जो आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, जो एक व्यक्ति केंद्रित पार्टी होता है उसका हास्य कभी न कभी होगा, चाहे वो शिवसेना हो, वो अपने भगिने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच की लड़ाई थी। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि एक भतीजा है और एक बेटी है, तो पुत्र मोह, पुत्री मोह, ये सब वन मैन पार्टी में होती है, फैमिली बेस्ड पार्टी में होती है। इसलिए पार्टीज को इंस्टीट्यूशनलाइज होना चाहिए। इसके लिए भाजपा हमेशा लड़ती रही है कि पार्टी को डायनेस्टिक नहीं होना चाहिए और आपको डेमोक्रेटिक होना चाहिए। अगर डेमोक्रेटिक पार्टी रहेगा तो कोई व्यक्ति बाहर चला जाए, अंदर आ जाए, वो पार्टी इंस्टीट्यूशनल ढंग से अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व करे। तो सभी लोग ये जानना चाहते हैं कैसे ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होता है। क्या ये लोग, जैसे आपके प्रवक्ता ने बताया एनसीपी के, ये लोग प्रेशर एक्सरसाइज करके शरद पवार जी को बोलेंगे नहीं आप वापस आओ, ट्रांजिशन पीरियड तक वेट करो, आप ही ट्रांजिशन कराओ, या कैओस होगा, वो हम लोगों को देखना है। वी आर ऑल वॉचर्स, आप भी और हम भी। जी बिल्कुल। श्रीवास्तव साहब, ये दो सवाल महत्वपूर्ण हैं जो सुदेश जी ने भी उठाए। एक तो ये कि जो रीजनल पार्टी की बात नहीं है, इंस्टीट्यूशनलाइज पार्टीज जो नहीं है, या इसको कहें सीधे सीधे फैमिली पार्टीज हैं। वन मैन पार्टी, सुदेश जी ने बहुत तरीके से बात कही, लेकिन वन मैन पार्टी है, ये फैमिली पार्टीज हैं। उनमें ये प्रॉब्लम होती है ट्रांजिशन की, कि दूसरी पीढ़ी जब आएगी तो कौन आएगी, राज ठाकरे होंगे, अजीत पवार होंगे, या अकाली दल में भी यही संकट रहा था। तो इस तरह की पार्टीज में ये परेशानी होती है। क्या ये परेशानी है? या दूसरा, उनको चाहिए था कि अब नेशनल लीडर बनने के लिए या नेशनल सिनेरियो में एक बड़ा कद के लिए एक ऐसा कदम उठाना चाहिए? देखिए, मैं आपके दूसरे प्रश्न का पहले जवाब दे दूं। राष्ट्रीय स्तर पर आने के लिए शरद पवार जी को अलग से प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं। वो राष्ट्रीय नेता हैं और राष्ट्र की राजनीति में वो अपना एक असर रखते हैं। उनके एक एक शब्द के ऊपर देश की राजनीति में बातें होती हैं, हलचल होती है और उसका प्रभाव होता है। जहां तक बात सुदेश जी ने जो दूसरी बात की है, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हमारी पार्टी में अभी जो वर्तमान हमारी कार्यकारिणी है, जिसमें मैं भी राष्ट्रीय सचिव हूँ, उस पूरी कार्यकारिणी में आदरणीय शरद पवार जी के अलावा उनका परिवार का कोई भी व्यक्ति नहीं। ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हमारे यहाँ पर बहुत ही फेयर तरीके से मेंबरशिप करते हैं हम लोग। उसके बाद नीचे से ऊपर तक लगातार चुनाव होते हैं और उस चुनाव के बाद जो हमारे डेलीगेट्स होते हैं वो तय करते हैं कि कौन पार्टी में कौन अध्यक्ष होगा और इसके अलावा पार्टी में काम करने वाले और कौन कौन से पदाधिकारी होंगे। तो ये कहना बिल्कुल नितांत गलत है कि कोई ये पारिवारिक पार्टी है। इसमें ताल कटोरा में भी जब 10 सितंबर को हमारी बैठक हुई थी, उसमें करीब 12 से 13 हजार लोग थे और वहाँ पे लगातार, उसके पहले हम लोगों की नेशनल वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी। उस बैठक के अंदर रेजुलेशन पास हुए, वहाँ पर सारी चर्चा हुई और उसके बाद फिर चुनाव के बाद आदरणीय शरद पवार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और उसी के तारतम्य में हम लोगों को भी चुनने का मौका मिला। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की कोई तो मतलब ये माना जाए कि सुप्रिया सुले पार्टी की नई अध्यक्ष नहीं होंगी, ऐसा आप कह रहे हैं? देखिए, ये मैं अभी इस बात को इसलिए नहीं कह सकता कि आदरणीय शरद पवार जी ने अभी 3 दिन का समय मांगा है। एक दूसरा, एक कमेटी आदरणीय शरद पवार जी ने बनाई है जो ये तय करेगी कि किसको इस मौके पे, अगर पवार साहब पीछे हटते हैं तो
अगर वो अपने इस्तीफे को वापस नहीं लेते हैं तो वो कमेटी तय करेगी। अब जब कमेटी तय करेगी तो फिर से जो राष्ट्रीय सम्मेलन होता है, उस राष्ट्रीय सम्मेलन में जो प्रक्रिया है वहां से उसका अनुमोदन कराया जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आदरणीय शरद पवार जी अध्यक्ष पद से उनका कद बहुत बड़ा है। वो अध्यक्ष पार्टी के रहें या ना रहें, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कभी भी उनके अनुरूप काम करके ही आगे बढ़ पाएगी। इसको हमारा पूरा रैंक एंड फाइल जानता है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि महाविकास अघाड़ी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक प्रमुख घटक है। हम लोग पूरी शक्ति के साथ महाराष्ट्र की राजनीति में एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रहे हैं, आगे भी चुनौती देंगे। और मैं आपको कह रहा हूं कि लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा चिंता लोकसभा के चुनाव को लेकर है, क्योंकि ये जो धोखा सरकार है ये वहां पर कोई काम नहीं कर पा रही है। आप देखिए कि अभी जब इन्होंने आदरणीय अमित शाह साहब को बुलाया एक प्रोग्राम में, वहां पर 1000 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हुए और जो अधिकृत रूप से 13 लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन जो जमीनी खबर है वो इससे कहीं ज्यादा की है। तो ये सरकार अपने इतने बड़े नेता को बुलाने के उपरांत व्यवस्था नहीं कर सकती, तो ये कैसी सरकार है और क्या इनका संगठन है, ये सारे पूरे महाराष्ट्र को मालूम है। तो मुझे नहीं लगता कि ये सरकार 2024 में भारतीय जनता पार्टी को 48 में से 2-3 सीटें भी अगर जिलवा दे तो बहुत बड़ी बात होगी। ये है चिंता असली भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा के परिणामों को लेकर। ठीक है किशोर जी, सुधीर जी आता हूँ आपके पास। किशोर जी कुछ जोड़ना चाहते हैं। किशोर जी, आपकी क्या आशंकाएं हैं? एक तो आपकी स्माइल देखकर मुझे कभी लगता ही नहीं कि कोई आपको चिंता है इस देश की। नहीं, देखो, जिनको सत्ता की चिंता रहती तो एक तो मीडिया को सत्ता की बहुत चिंता है और बीजेपी को है, ये दो ही लोग हैं। लेकिन मुझे लगता है स्वदेश की जो हस्ती दिखती है तो मुझे ये कंपटीशन करेगा आगे, ऐसा लगता है। अब मैं बताता हूँ कि ब्रिजमोहन श्रीवास्तव साहब ने बोला कि उनकी कमेटी कॉल लेगी और शरद पवार जी कॉल लेंगे, लेकिन विजय जी एक ऐसी परिस्थितियां आई है देश में अभी कि प्रजातंत्र कभी इतने खतरे में नहीं था। जिस प्रकार की बीजेपी का कारोबार चल रहा है और मोदी शाह जी का देश में प्रशासनिक जो दुर्व्यवस्था करके बैठे हैं, तो उत्तरदायित्व बोलकर शरद पवार जी पर ये जवाबदारी आती है कि 2024 में विपक्षी एकता और प्रादेशिक पार्टी को कांग्रेस बराबर स्पेस दे, इसके लिए उनको सक्रिय एनसीपी के चीफ रहना आवश्यक है। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। लेकिन एनसीपी इंटरनली जो निर्णय लेगी, लेकिन महाराष्ट्र में जो माहौल है तो महाविकास आघाड़ी इंटैक्ट है और दूसरी भी पार्टी आने को तैयार है। इसके बावजूद भी कई लोगों का आना जाना चलते रहता है। तो आना जाना, क्योंकि बीजेपी जो धोखा देती है ना, तो अब कोई आदमी बोले मैं जिंदगी में इसके बाद तो चुन के आने वाला हूँ नहीं, तो अभी मैं 100 करोड़ ले लूं तो अच्छा रहेगा। तो ये सब चीजें होती है, लेकिन जिस प्रकार की राजनीति और जिस प्रकार की चर्चाएं और नीति मूल्य और पैसे का खेल आया है, मुझे लगता है कि इस प्रकार की जनसंघ या जनता पार्टी बने ऐसी आरएसएस की कभी मंशा नहीं थी। लेकिन बहुत बुरा समय आया, चाटुकारों की फौज है, सुबह शाम हर भाषण में 100 बार अगर मोदी ने बोला जाए या उनको लाइव न दिखाया जाए तो कुछ नहीं होता। अब ये सब चीजें कहाँ से आई मालूम नहीं। ऐसा तो बीजेपी में होता ही था कि लाल कृष्ण आडवाणी के बाद मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी, बंगारू लक्ष्मण, ऐसे होते रहते थे। तो आप तब तो चर्चा नहीं होती थी। अब शरद पवार को लेके इतनी चर्चा क्यों? उनका घरगुती मैटर है तो है। अब जब लोग ही घर के लोगों को चुन के दे देते विजय, तो मैं क्या करूं? राजनीतिक नेता के बेटे ही चुनाव में खड़े रहते। आप लो अनुराग ठाकुर से लो, सभी जगह लो ना, यही तो चल रहा है। ठीक तो है सुदेश जी, जनता ने भी क्वालिटी चुन के देना चाहिए जी। और ये जो परिवारवाद है को समाप्त करना चाहिए। लेकिन एक बात मैं ऐड करूंगा, शरद पवार जी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देते। महाराष्ट्र के यूनिट के अंदर भी उन्होंने जो अध्यक्ष चुने या उप मुख्यमंत्री चुने, तो उन्होंने अपने परिवार के लोगों को कुछ नहीं किया। अभी भी कमेटी जो डिसीजन लेगी वही होगा। लेकिन सुदेश जी, उम्र के हिसाब से एक दिन नहीं पड़ता। जी सुदेश जी, किशोर जी ने जो कहा उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है?
पता नहीं कैसे ये लोग बीजेपी से कंपेयर कर लेते हैं, मुझे तो हंसी इस बात पर आती है। एक डेमोक्रेटिक पार्टी तो जहां हमें नहीं पता कि अगला अध्यक्ष कौन ये हो। किशोर जी ठीक की बात नहीं कर रहे हैं। आपके 40-50 नेताओं के बच्चे ही पार्टी में देखिए, अलग अलग पदों पर है, तो कोई राजनीति में है, वो परिवारवाद नहीं है। डिसीजन मेकिंग में, पार्टी के डिसीजन मेकिंग, अध्यक्ष का पद जैसे, उसमें कौन जाता है वो इम्पोर्टेंट है। मल्लिकार्जुन अर्जुन जो है, मल्लिकार्जुन अर्जुन जो बन चुके हैं अध्यक्ष, क्या वो राहुल गांधी के खिलाफ जा सकेंगे, ये बताइए। आदित्य ठाकरे जो है इतना बड़ा नेता बन जाता है, तो उसके पिताजी उद्धव ठाकरे वहां के मुख्यमंत्री और पार्टी के अध्यक्ष, बताइए। ये बीजेपी में पॉसिबल नहीं है जी। आप मेहनत करके आ सकते हैं, आप राजनीतिक परिवार से हैं, आपको मेहनत करके आना पड़ेगा। बहुत से राजनीतिक परिवार के लोग हैं जिन्हें कुछ नहीं मिलता, मेहनत करना पड़ता है, उसके बाद अगर कॉम्पिटेंस है तो जरूर मिलेगा। जो हमारा आम कार्यकर्ता है उसको ही मौका मिलता है। चर्चा इस बात की है, आप बीजेपी को कोसिए, सरकार को कोसिए, लेकिन आज चर्चा शरद पवार जी के इस्तीफे की है जी। मैं तो खुद जानना चाहता हूँ कि ऐसी पार्टी एनसीपी हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो अखिलेश यादव की पार्टी, देखिए वहां शिवपाल यादव के साथ क्या हुआ, आप देखिए आरजेडी का देखिए बिहार में वहां क्या हाल है। तो ऐसे परिवारवादी पार्टी, ममता जी का देखिए ना, उनके भगना जो है यंग मैन, ही इज द पर्सन कॉलिंग द शॉट। तो ऐसे पार्टी में इसके बाद क्या होगा, ट्रांजिशन कैसे होगा, क्या ये वन मैन बेस्ड पार्टी, फैमिली बेस्ड पार्टी ही रहेगी, या डेमोक्रेटाइज होके बाकी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये मुद्दा है इस देश का, और इस मुद्दे पर भाजपा से कंपेयर नहीं करिए, सीखिए। आपको अगर ट्रेनिंग चाहिए भाजपा से, तो बहुत ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुला हुआ है, उसके बाद आप बोलेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। भाजपा से तो बहुत सारे मामलों में सीखना चाहिए इन लोगों को, कैसे पार्टी तोड़नी है, कैसे पार्टी बनानी है, कैसे सरकारें पार्टी तोड़ने की, खुद टूट जाएंगे, हमें तोड़ने की क्या जरूरत है, क्योंकि महत्वाकांक्षी लोग हैं, आइडियोलॉजी में बदल नहीं सकते। इनकी आइडियोलॉजी क्या है, मैं अगर पूछूं क्या आइडियोलॉजी एनसीपी की क्या आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी है, इसका मतलब एंटी मराठा के खिलाफ है आप लोग, क्या आइडियोलॉजी है बताइए ना विजय भाई। अगर विकास है तो समझ में आता जी। नहीं, मैं पूछूंगा ब्रजमोहन जी, आता हूँ आपके पास। वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक पर जाएं इससे पहले बात हमारे आज के सवाल की। आज का हमारा सवाल है कि क्या शरद पवार के इस्तीफा देने से देश की राजनीति पर कोई बड़ा फर्क पड़ेगा। आप अपनी राय हमें ट्विटर पर हाँ या ना में दे सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @newsindia24/7। इसका जवाब हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे। हम चर्चा कर रहे हैं एनसीपी के अध्यक्ष रहे शरद पवार साहब के इस्तीफे देने के बाद हिंदुस्तान की राजनीति में एनसीपी में क्या फर्क पड़ेगा और किस तरह से आगे बढ़ेगी राजनीति। हमारे साथ विद्वत पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। कांग्रेस के प्रवक्ता और नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एनसीपी के प्रवक्ता ब्रजमोहन श्रीवास्तव साहब हमारे साथ हैं। शिवसेना के प्रवक्ता किशोर तिवारी जी और सुदेश वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए। आचार्य जी, आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। आपका यानी कांग्रेस पार्टी का शरद पवार जी से बड़ा लंबा और बड़ा खट्टा मीठा अनुभव रहा है। कभी खट्टा रहा, कभी मीठा रहा, कभी वो आए, कभी आपने निकाला, ऐसा होता जाता रहा। लेकिन मैं आपसे गुरु ज्ञान ये चाहता हूं कि आप ये गुरु ज्ञान एनसीपी को क्यों नहीं देते कि भाई साहब परिवार मोह से पार्टियों का बड़ा नुकसान होता है। देखिए विजय जी, शरद पवार जी के इस्तीफे को या शरद पवार के द्वारा किए गए फैसले आप किस तरह से देख रहे हैं, वो मुझे लगता है उचित नहीं होगा, क्योंकि शरद पवार जी ने आज एक मिसाल कायम की है। उनका इस्तीफा और उनका पद छोड़ एक मैसेज है उन सभी पॉलिटिकल पार्टीज को और पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को जो कुर्सी से चिपके रहते हैं और जो बिल्कुल सत्ता के में जकड़े रहते हैं। और मुझे लगता है कि परिवारवाद का और परिवार का आज ये जिक्र नहीं होना चाहिए। आज शरद पवार जी के इस फैसले का सम्मान होना चाहिए। सम्मान इसलिए होना चाहिए, मैं अभी 4-5 दिन पहले दिल्ली में एक समारोह था, उसमें शरद जी से मिला था। शरद पवार जी से मेरी भेंट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, तो बड़े अच्छी तरह से हमारी मुलाकात हुई और मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, क्योंकि देश में ऐसे नेता कम हैं जो भारतीय राजनीति को समझते हैं और विरोधी दलों के नेताओं का भी सम्मान करते हैं और जिन्हें कभी सत्ता का घमंड नहीं रहा, जिन्होंने कभी अपने आप को इंसानियत से ऊपर नहीं समझा। तो आज उनके इस फैसले से उनका सम्मान और बढ़ गया है। उन्होंने राजनीतिक दृष्टिकोण से, नैतिकता के दृष्टिकोण से और प्रकृति के दृष्टिकोण से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है, तो उन्होंने उसको भांपते हुए
और अपने पद को छोड़ने की बात की है, और वो भी उनसे कोई इस्तीफा मांग नहीं रहा था, उन्होंने खुद फैसला लिया। तो मैं समझता हूँ आज इसको थोड़ा सा इसकी सराहना करनी चाहिए। दूसरी बात है, जहां तक सवाल है राजनीति का, तो निश्चित रूप से हर फैसले का राजनीति पर असर पड़ता है, और एनसीपी जो है खुद अपना नया नेता चुनेगी, और मुझे लगता है शरद पवार जी के संरक्षण में, शरद पवार जी के मार्गदर्शन में एनसीपी आगे बढ़ेगी। जहां तक सवाल है राष्ट्र की दूसरी राजनीतिक पार्टियों पे क्या असर पड़ेगा, देश की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा, तो मैं समझता हूं कि शरद पवार जी ने राजनीति नहीं छोड़ी है। एनसीपी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षता से उन्होंने त्यागपत्र दिया है। कौन नया अध्यक्ष बनेगा, क्या उनके परिवार का बनेगा, उनके भतीजे राजा बनेंगे, उनकी बेटी बनेगी, या कोई और बनेगा, ये फैसला उनकी पार्टी का है। फैसला जब हो जाएगा तो शायद तब उस पर प्रतिक्रिया देना मुनासिब होगा। जी सर, आपने बहुत अच्छे से शरद पवार जी का सम्मान सभी लोग करते हैं। शरद पवार जी के सम्मान को लेकर चर्चा नहीं हो रही, हम उस फैसले को लेकर कह रहे हैं। आप मुझे समझाइए, जब 2024 के चुनावों के हम बहुत करीब पहुंच गए हैं, तो क्या शरद पवार वो अम्ब्रेला, वो फेविकोल, वो ग्लू हो सकते हैं जो अपोजिशन यूनिटी को ज्यादा मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पुश कर सके? विजय जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं कि 2024 में अगर नरेंद्र मोदी जी को हराने की कोई रणनीति बनानी है और वाकई विपक्ष को उनको हराने की लड़ाई लड़नी है, तो शरद पवार जी का अनुभव एक बहुत बड़ी पूंजी और बहुत बड़ी शक्ति विपक्ष के हाथ में है। तो लेकिन एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्षता को त्यागने के बाद शरद पवार जी की भूमिका समाप्त हो जाएगी या कम हो जाएगी, मुझे इसमें दम नहीं लगता। मुझे लगता है कि 2024 की जो रणनीति है वो अब और अच्छी तरह से वो बनाएंगे, क्योंकि ये देश भावनाओं का देश है। भारत में जो पद के पीछे दौड़ता है उसका सम्मान कम होता है, उसकी बात में असर कम होता है। जो पद को त्यागता है, तो शरद पवार जी का आज का फैसला उस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होगा कि जो दूसरे राजनीतिक दल हैं जो भाजपा के खिलाफ हैं, इंक्लूडिंग कांग्रेस, उसके नेताओं को भी एक मैसेज गया है, सभी नेताओं को एक मैसेज गया है। और शरद पवार जी अब अगर कोई बात कहेंगे तो लोगों के मन में ये बात जाएगी कि भाई शरद पवार जी सत्ता के पद के लालची नहीं है, और शरद पवार जी प्रधानमंत्री के पद पर भी, प्रधानमंत्री का जब उम्मीदवार का फैसला होगा तो उसमें भी, उस विषय पर भी ये फैसला असर डाल सकता है, प्रभावित करेगा, असर डालेगा। जी सुदेश जी, आपको जोड़ना चाहते हैं, फिर मैं ब्रजमोहन जी से सवाल करना चाहता हूँ। आप अनम्यूट कर लें अपने को, आपकी आवाज नहीं मिल रही। विजय जी, प्रमोद कृष्णन जी ने बड़ा महत्व का बात बोल दिया जी। आप बताइए, एक तरफ त्यागी है हमारे राहुल गांधी जी, बहुत बड़े त्यागी, प्रोजेक्ट भी किया गया उनको जी। दूसरे तरफ नए त्यागी, जो त्याग करता है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती है, ये बता रहे हैं। दो त्यागी में कंट्री ये किसको एक्सेप्ट करेंगे? जो अपने गठबंधन वाला है बीजेपी के खिलाफ, वो किसको एक्सेप्ट करेगी? नीतीश जी भी वहां लगे हुए हैं। तो खैर ये तो कवायद की बात है, लेकिन देखिए मुझे लगता है प्रमोद आचार्य जी जो है ना, देखिए सुदेश जी, आचार्य जी क्या है, बहुत सुंदर तरीके से बात करने के आदी हैं। तो वो अब ये कह रहे थे कि कोई आप नाम बता दो अपनी पार्टी से जिसने त्याग किया हो। सुनिए, तो सभी हमारे यहाँ तो त्यागी लोग ही हैं, वही लोग आते हैं राजनीति में जो त्याग करके देश के लिए कुछ करना चाहते हैं जी। नहीं तो यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए, बात थोड़ा सीरियस बात कर रहे थे, जो आपने अभी मुद्दा रखा है। देखिए, ट्रांजिशन, परिवर्तन किसी भी फॉर्म में हो, अच्छा होता। देखिए, जब मुलायम सिंह यादव जी ने अखिलेश यादव को अध्यक्ष बनाया तो ऐसा लगा एक यंग व्यक्ति आया है जी, जो बाहर से पढ़कर आया है, कुछ परिवर्तन लाएगा। ये नहीं पता तो भी उतना ही कास्टिस्ट, करप्ट, उतना ही कॉम्युनल हो जाएगा। उसी तरह देखिए, बिहार में जो ट्रांजिशन हुआ आरजेडी का, लगा कि एक युवा जो क्रिकेट खेलता था, प्रतिस्पर्धा में विश्वास रखता था, अपने पुरुषार्थ पर कायम रहेगा, वो व्यक्ति पता लगा लालू यादव जी के साथ करप्शन कर रहा है। अब सारे चीज आ रहे हैं। आप देखिए, जिस तरह की माहौल में जिस तरह का चीज हो रहा है, हमें लगता है परिवर्तन वेलकम करें। कोई भी आए, प्रिया सुले आए, अजित पवार आए, कोई और आए, कम से कम पार्टी को डेमोक्रेटिक बनाए, जो भारत की राजनीति में एक कंट्रीब्यूशन दे सके जी, तो हम लोग उसका वेलकम करेंगे। ठीक है। श्रीवास्तव साहब, एक छोटा सा सवाल अलग से पूछना चाहता हूँ। सुप्रिया सुले साहब का 18 अप्रैल 2023 का बयान है, जिसमें उन्होंने कहा कि 15 दिन में 2 राजनीतिक विस्फोट होंगे, एक दिल्ली में, एक महाराष्ट्र में। क्या उन 2 विस्फोट में से एक विस्फोट इसको मानते हैं आप, उस खबर में से? और यदि एक है तो दूसरा क्या होने वाला है?
देखिए कि इस मामले में तो अभी आज जिस प्रकार से घटना घटी है तो अपन कह सकते हैं एक विस्फोट है, शायद दूसरा विस्फोट सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश ऐसा हो निकले उससे कोई राजनीति प्रभावित हो, ये बात हो सकती है। लेकिन मेरी इस मुद्दे पे चूंकि उनसे चर्चा नहीं हुई है तो ये अभी इंटरप्रिटेट ही कर रहा हूं मैं, ये कहना बहुत मुश्किल है कि इसके पीछे उनका मंतव्य क्या था। अभी सुदेश भाई ने बहुत अच्छी बात की कि हमारी पार्टी में हमको लोकतंत्र लाना चाहिए और उन्होंने अपनी पार्टी की लोकतांत्रिक परंपराओं की बड़ी व्याख्या की। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल से 11 मंत्रियों को बाहर कर दिया जाता है और एक की आवाज नहीं निकलती, है लोकतंत्र। दूसरी तरफ पूरे की पूरे गुजरात के मंत्रिमंडल को बाहर कर दिया जाता है, एक आदमी की आवाज नहीं निकलती, ये है लोकतंत्र। और आप देखिए लोकतंत्र की आदरणीय नड्डा साहब का कार्यकाल बढ़ जाता है, किसी को पता नहीं लगता कहाँ फैसला हुआ, किन लोगों ने फैसला लिया, यह है लोकतांत्रिक पार्टी। तो मैं ये सोचता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को पहले अपने खुद के लोकतांत्रिक चरित्र को देखना चाहिए, उसके बाद बात कहनी चाहिए। और अगर लोकतंत्र के इतने हिमायती है तो आप देखिए कि हमारी महिला खिलाड़ियों को न्याय पाने के लिए, एक FIR दर्ज कराने के लिए कहां जाना पड़ता है? सुप्रीम कोर्ट। यह है लोकतांत्रिक व्यवस्था, यह है लोकतंत्र। किस लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करते सुरेश भाई, मुझे नहीं मालूम। और क्या नड्डा साहब में ये शक्ति है? क्या नड्डा साहब में शक्ति है कि आज वो आदरणीय मोदी जी के से डिफर कर जाए किसी मुद्दे पे? है क्या ये संभावना? और फिर लोकतांत्रिक की बात करिए, एक किरण पटेल पकड़ में आ जाते हैं, एक शेरपुरिया पकड़ में आ जाते हैं, यह है लोकतंत्र इनका कि कौन क्या कर रहा है इसके बारे में मालूम नहीं। और हमको आप शिक्षा मत दीजिए, हमारी पार्टी में विधिवत चुनाव हुआ है और आदरणीय शरद पवार जी पूरे डेलीगेट्स के माध्यम से सर्वसम्मति से चुने हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष है जी। और उनसे किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा था, ठीक बोला आचार्य प्रमोद कृष्णन साहब ने, किसी ने उनसे इस्तीफा नहीं मांगा था। ये उनका अपना खुद का व्यक्तिगत एक फैसला है जिसपे हमारी पार्टी के सारे लोगों ने उनसे निवेदन किया है कि आप इस पर पुनर्विचार करिए, क्योंकि आज राष्ट्रीय राजनीति में जिस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी लोग। लेकिन श्रीवास्तव जी दो बातें हैं, सुदेश जी से तो इस बात पर आपने जो सवाल पूछे उन पर जवाब लेंगे, लेकिन मेरे को समझाइए 24 साल तक 1999 जून 1999 से 2023 अप्रैल 2001 2 मई 2023 तक एक व्यक्ति अध्यक्ष रहे तो बहुत लोकतंत्र को मजबूत किया गया होगा? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता। और किसी ने लोकतंत्र में उनका इस्तीफा नहीं मांगा, ये क्या मजबूत लोकतंत्र की निशानी है? और तीसरा सवाल, एक और छोटा सा सवाल, क्या आज श्रीवास्तव साहब इतने दम से कह सकते हैं कि सुप्रिया सुले एनसीपी की अगली अध्यक्ष नहीं होंगी कि नहीं होंगी? आज आप कह सकते हैं क्या मुझे ताकत के साथ? ये तो तानाशाही होगी अगर अभी मैं इस बात को कह दूं तो भारतीय जनता पार्टी में होता है। अरे जब अगर हमारे सारे डेलीगेट्स मिलकर किसी का चयन करेंगे तो निश्चित रूप से उसको पद मिलेगा। मैं तो खुद मेरी बात कहता हूँ कि मुझे सचिव का पद कैसे मिला? हमको जब डेलीगेट्स ने इलेक्ट किया तो हम लोगों को मौका मिला। जहां तक बात आदरणीय शरद पवार जी की है, हमेशा उन्होंने खुल के इस बात को कहा। हमारी वर्किंग कमेटी की पहले बैठक होती है, उसमें आदरणीय शरद पवार जी स्पष्ट रूप से बोलते हैं अगर कोई अध्यक्ष बनना चाहता है सामने आए, लेकिन हम सब लोगों को उन पर विश्वास है। और उनका जो नेतृत्व है, खाली मैं नहीं मानता, पूरे देश के लोग मानते हैं कि जो राजनीतिक अनुभव और जो संगठन को चलाने की क्षमता उनके पास है, वो मैं सोचता हूँ कि किसी और के पास नहीं है। तो हमको उनसे बेहतर जब अध्यक्ष नहीं मिल सकता तो उनको हटाने के लिए कोई कार्यकर्ता या कोई नेता क्यों सोचेगा? ठीक है, तिवारी साहब, सुरेश जी के पास जाऊं, लेकिन आपसे भी समझना चाहता हूं ये लोकतंत्र कैसा है कि हमेशा दूसरे का लोकतंत्र से बेहतर होता है आपका लोकतंत्र। उद्धव जी जो कहें, क्योंकि वो सबसे सर्वमान्य नेता हैं, भले ही पार्टी पूरी टूट जाए, सरकार गिर जाए, बिखर जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन वही सर्वमान्य नेता होते हैं। शरद पवार साहब रहेंगे, चाहे अजीत पवार एक ही दिन के लिए 72 घंटे के लिए मुख्यमंत्री बने, लेकिन बन जाते हैं। नहीं, शिवसेना में तो बाला साहेब ठाकरे थे, उसके बाद बाला साहेब ठाकरे ने उद्धव जी को चुना और उद्धव जी के बाद में चुनेंगे। हमारे पास परहेज वरहेज नहीं है। हाँ, जिसको पट्टा वो रहे, जिसको नहीं पट्टा वो जाए। और ये भी क्या ये लोकतंत्र का अच्छा तरीका है। अरे भाई, और उसके लिए हिम्मत चाहिए, उसके लिए भी हिम्मत चाहिए। नहीं तो मैं फालतू में बोलूं कि डेलीगेट चुनेंगे। आज हमारे यहाँ कोई डेलीगेट वगैरह चुनते नहीं है। हमारे यहाँ पे जो बाला साहब ठाकरे जी का है वो सब चलता है। अब ये इलेक्शन कमीशन ने हमको कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बताई तो हमने रखी, लेकिन अभी चलाते अपनी मर्जी से ही हैं। अरे मैं बता रहा हूँ ना जी, हमने जिस ढंग से शिवसेना चलती है वैसी चलती है। हाँ, जो लोग चले गए वो चले गए, उनको कोई पूछता नहीं है। यहाँ पे तो शिवसेना यानी ठाकरे, ठाकरे यानी शिवसेना।
और बहुत सा तो ब्रिजमोहन जी को पसंद नहीं आएगा, लेकिन है ना महाराष्ट्र में पवार साहब यानी एनसीपी यानी पवार, और पवार साहब ने लेकिन एक बात सुदेश ने कही थी कि किस फिलॉसफी की आप बात करते हो, ये मुझे चूक गया थोड़ा जी। मैं बताता हूं कि कभी भी एक शरद पवार जी जो है वो दलितों के, अल्पसंख्यकों के, आदिवासियों के, ओबीसी के सर्वमान्य नेता है। उन्होंने प्रस्तावितों का विरोध किया है, सामाजिक न्याय में वो लड़े हैं। वो कांग्रेस से दूर जाने के बाद भी उन्होंने कांग्रेस ही बनाई थी, और वो उन्होंने जब संदर्भ नहीं रह गया, जब संदर्भ नहीं रहा कि विदेशी मूल की नेता प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने अपना यूपीए 1 में आ गए वो। अब मुझे ये बताइए, वो कोई ब्लंडर नहीं करेंगे ऐसा मुझे लगता है। महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स देखते हुए उनके वजह से ही अजित पवार जो सरकार बना चुके थे वो सारे लौट के आ गए। आज भी उनके एक ही बोलने पर सब कुछ होगा, लेकिन ये बीजेपी जो है ना, ये पार्टी ये दूसरी पार्टियों को तोड़ने में बड़ा इंटरेस्ट लेती है उसके। लेकिन मुझे लगता नहीं स्वदेश भाई, तुमको गौतम अडानी है ना इस चीज में मदद करेंगे, क्योंकि वो शरद पवार के भी बड़े दोस्त है। हमारी पार्टी तो 5,000 करोड़ में तोड़ डाली। ठीक है सुरेश जी, देखिए इतना साफ गोई से बोलने वाला नेता आपको मिलेगा नहीं। आपकी पार्टी में तो किशोर श्रीवास्तव जी ने बता ही दिया कि बोलने की इजाजत नहीं है। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग टर्न देना चाह रहे हैं डिबेट को, कि जब आप हार जाते हैं डिबेट में, आपके पास कुछ भी नहीं रहता, तो डेमोक्रेसी के नाम पर आप अडानी वाले की बात करने लगते हैं। आप लोग मुद्दे पर रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, अडानी की बात करना ठीक भी नहीं है आपके लिए। श्रीवास्तव जी ने बीजेपी अध्यक्ष की बात की, मैं लोग को पता है, फिर भी ये लोग डिबेट के लिए बोल रहे हैं जी। सुदेश जी एक बात, कोई मोदी जी के सामने खड़े होकर बात करता है? सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ, सुनिए ना, बात तो सुनिए। ठीक है तिवारी जी, सुदेश जी को बोलने सुनिए सर। नहीं सर सुनिए ना, हम लोग देखो सुदेश भाई, मैं 58 से आरएसएस का फुल टाइमर हूँ और बीजेपी में आप भी करके आया हूँ। ठीक है तिवारी जी, सुदेश जी को बोलें जी। हम लोग भारत की संस्कृति में विश्वास रखने वाली पार्टी हैं। जो हमारे सीनियर हैं, चाहे ऊंचे पद पर हैं, उनके सामने आंख उठा के बात नहीं की जाती, लेकिन मत भिन्नता होती है, राजनीति में मत भिन्नता होती है। मत को प्रस्तुत करते हैं मीटिंग के अंदर, लेकिन बाहर आके बात नहीं करते। ठीक है, एक बार डिसीजन ले लिया जाता है तो उस डिसीजन का पालन करते हैं, यही डेमोक्रेसी है जी। बीजेपी का अध्यक्ष कैसे चुना जाता है अगर आपको पता लग जाएगा तो आप कंपेयर भी नहीं करिएगा। निकायों की चुनाव पहले बात जाके बीजेपी के अध्यक्ष की चुनाव होती है चालू है, और किसी को भी तिवारी जी प्लीज, तिवारी जी फाइल कर सकता है। जहाँ तो शाहजहांपुरा वाला नॉमिनेशन फाइल किया उसको निकाल दिए थे, ठीक है, भूल गए आप कांग्रेस में। ठीक है, और वहाँ उद्धव ठाकरे के पार्टी में तो कुछ हो ही नहीं सकता, नहीं तो आदित्य ठाकरे कहाँ से आ जाते हैं बताइए। अब वो तो एनसीपी की बात करें, जैसा कि बताया आपने, अच्छी बात बताई, इसका औचित्य था, इनकी आइडियोलॉजी थी, सोनिया गांधी के फॉरेन आप अपोज करिए। ठीक है, वो मुद्दा खत्म हो गया तो पार्टी को खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है आचार्य जी, आपके कोई आइडियोलॉजी ही नहीं है। आचार्य जी आज ये बताइए मुझे कि क्या राजनीतिक टर्न क्या होगा, क्या पॉलिटिकल टर्न एंड ट्विस्ट आपको दिखाई दे रहे हैं? शरद पवार जी जो फैसला करेंगे सब उनका सम्मान करते हैं और ये उनका व्यक्तिगत फैसला भी है, इसमें हम ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं आगे की राजनीति? देखिए मुझे लगता है कि शरद पवार जी का एनसीपी के अध्यक्षता की कुर्सी को छोड़ना उनकी भूमिका को और महत्वपूर्ण करता है देश की राजनीति में। नंबर 1, इस बात से, इस फैसले से उनका कद नहीं घटा है, उनका कद बढ़ा है जी। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रवक्ता महोदय जो हैं हमारे सुदेश जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई राजनाथ सिंह जी अध्यक्ष बने, उससे पहले उसके बाद में अमित शाह बने, उसके बाद में फिर नड्डा जी बने। हमने कभी कुछ नहीं कहा किसी पार्टी का कौन अध्यक्ष रहता है कौन नहीं रहता है, उसकी पार्टी का अंदरूनी मामला है,
उसमें आप काहे को कूद रहे हैं? आप ये कहना चाहते हैं, अरे आप हमने भी बहुत नहीं बोला बड़े था भाई साहब, हमने भी यही बोला था कि आप कानून सुदेश मामला है। जी, आप ये कहना चाहते हैं तो बोलेंगे ना कि आपकी पार्टी जो है, आपकी पार्टी जो है वो एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, दूसरी कोई पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं है। ठीक है, आपको मुबारक, ये गलतफहमी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कैसे प्रधानमंत्री जी के सामने जाने से अमित शाह जी रोक देते हैं, वो वीडियो सारी दुनिया के सामने है। दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आपने राहुल जी का नाम लिया, राहुल गांधी जी का यहाँ कोई जिक्र नहीं था, लेकिन बिना राहुल गांधी के आपकी कोई डिबेट पूरी नहीं होती है। भाई आपने कहा एक त्यागी राहुल गांधी है, एक शरद पवार जी है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ विजय जी, आपने बोला था त्याग की बात। ठीक है, ठीक है, ठीक है सुदेश जी, आता हूँ आपके पास। आप तो इतनी ताकतवर पार्टी के ताकतवर प्रवक्ता हैं आप, थोड़ा सा हमारे बोलने दो, हम तो प्रजा हैं, सरकार है आप महाराज, प्रजा का हकों को मत छीना करो, प्रजा के हितों की रक्षा करो। आप तो राजा हैं, हम तो प्रजा हैं। तो महाराज आप कह रहे थे कि आपके यहाँ त्यागी ज्यादा है, मैं कहना चाहता हूँ त्रिवेदी जी, बीजेपी में कोई त्यागी नहीं है, महात्यागी है सब। ये महात्यागी है, त्यागी तो दूसरी पार्टियों में है, ये तो महात्यागी है। ठीक है श्रीवास्तव साहब, वक्त कम है, लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूँ, क्या कोई डर आपको, ईमानदार से जवाब दीजिए, एनसीपी के टूटने का लग रहा है, या सुदेश जी की जो निगाहें हैं वो आपकी पार्टी पर हैं, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल नहीं, ना पार्टी में किसी प्रकार की टूट होगी, ना हमारी पार्टी में किसी प्रकार का नेतृत्व को लेके कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, और ना ही महाविकास अघाड़ी से हम लोग बाहर जा रहे हैं। महाविकास अघाड़ी का वजूद रहेगा और उस पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरी शक्ति के साथ महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। ये मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बोलना है। ठीक है तिवारी जी, जैसा कि आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है और शिंदे सरकार का नुकसान होने वाला है, जो आपको संभावना लग रही है, तो क्या उसके लिए, और आपने ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी पावर के बिना रह नहीं सकती, तो पावर जब चाहिए तो एक बार तो आपको झटका दे ही दिया, अब दूसरी बार श्रीवास्तव साहब को झटका देने की बारी है, लगता है आपको? नहीं, पहले जब अटल जी थे या लाल कृष्ण आडवाणी जी के पास कमांड थी, तो मैं बोल सकता था कि ये नीति वाली पार्टी है, ये देशभक्तों की पार्टी है, ये त्यागियों की पार्टी है। लेकिन अभी तो ये पूरे विश्व गुरु की पार्टी है, महात्यागियों की पार्टी है। नीतियों को उन्होंने छोड़ दिया है, तो ये कुछ भी कर सकते, जेल में डालने की धमकी दे सकते, परिवार को तकलीफ देने की दे सकते, सीबीआई ईडी लगा सकते, और कुछ न जमे तो इनके पास कोई अकेले ही गौतम भाई थोड़ी है, और भी तो लोग हैं। और ये पार्टी इतनी है जिसके पास इलेक्ट्रल बॉन्ड ही करीबन 1 लाख करोड़ के है, तो ये तो किसको भी खरीद सकते। बस ये 24 का चुनाव अगर विपक्ष ने भाजपा मुक्त भारत नहीं किया, तो इसके बाद स्वदेश जी कहीं चुनाव नहीं होंगे, अब फिर चुनाव नहीं होंगे, और आप लोग घर बैठे हुए रहेंगे, नहीं तो जेल में रहेंगे। जी सुदेश जी, कांग्रेस मुक्त भारत से बीजेपी मुक्त भारत, लास्ट कमेंट। देखिए, शिवसेना ने भी अपना कमान तो इटली को ही दे दिया है जी। तो ये हमारी जो पार्टी है वो राष्ट्र भक्तों की पार्टी है, भारत को मजबूत करेंगे, जितनों को जेल में जाना होगा जाएंगे, वो अपने करनी के कारण जाएंगे जी। परिवर्तन असंभव है, कोई रोक नहीं सकता, किसी भी पार्टी में हो, लेकिन परिवर्तन सही चीज के लिए हो, भारत को मजबूत बनाने के लिए हो। और भारत कैसे मजबूत बनेगा, ये राजा राजाओं की पार्टी के कारण बनेगा या डेमोक्रेटिक पार्टी के कारण करेगा, इसका फैसला जनता आपको करके बता देगी। तो आपको पवार साहब के नेशनल पॉलिटिक्स में ज्यादा मजबूत रोल से कोई चिंता नहीं है? नहीं, पवार जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, उनके खिलाफ तो कुछ बोला नहीं है जी, लेकिन उनकी एक्सेप्टेबिलिटी के लिए राहुल गांधी जी को झुकना पड़ेगा ना। राहुल गांधी झुक सकते हैं क्या, बताइए? अगर दुर्योधन झुक जाता तो महाभारत नहीं होता। चलिए, दुर्योधन झुक जाता, महाभारत पर हम नहीं चलना चाहते, राजनीतिक महाभारत फिर कभी चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुदेश जी, आपका शुक्रिया किशोर जी, आपका ब्रिजमोहन जी और आचार्य प्रमोद कृष्ण साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या शरद पवार के इस्तीफा देने से देश की राजनीति पर फर्क पड़ेगा। इस पर 54%, 54% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया है, वहीं 46% लोग इसके पक्ष में नहीं है, यानी काफ़ी लोग समझते हैं कि इससे कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। बाकी तो आप खुद समझदार। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।